सेक्शन 11 बेयर एक्ट से देखा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा और कंडीशंस देखने के बाद फिर अब हम लोग मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू देखेंगे। इसके एक एक वर्ड्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैटर क्या होता है, इशू क्या होता है, इशू कितने टाइप के होते हैं, फिर सब्सटेंशियली क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, मैटर इन इशू का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो होता है मैटर इन इशू, वो होता क्या है आखिर। तो वो जो मैटर इन इशू है वो आपको एक राइट देता है, जिसको आप क्लेम करते हैं, दोनों पार्टीज़ क्लेम कर रहे होते हैं। तो ये फैक्ट पे लॉ लगता है और लॉ इसलिए लगाते हैं हम लोग, लॉ का एप्लीकेबिलिटी इसलिए करते हैं सो डैट हम इशू को सॉल्व कर सके। जो कि मैटर है, जो इश्यूज़ हैं, उन जो मैटर इन इशू है उसको हम लोग सॉल्व कर सकें, मतलब बाय अप्लाइंग लॉ इन दैट फैक्ट। तो मैटर क्या है, तो मैटर जो है वो हमारा एक्सप्लेनेशन 3 में भी डेल्ट किया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है कि मैटर इन इशू बनेगा जब वो एक व्यक्ति के द्वारा अलेज किया गया है और दूसरे के द्वारा मना किया गया हो, या फिर वो एडमिट कर लिया गया हो, और वो भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फॉर्म में, तभी वो मैटर इन इशू बन जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन इशू। So matter in issue can be classified into 2 groups, that is matter directly and substantially in issue, and the matter collaterally and incidentally in issues. So the matter directly and substantially in issue can be further divided into 2 parts. So that is actual and constructive, matter in actual and matter in constructive. So here the res judicata will apply in the case of actual and constructive. Res judicata will apply, but in the case of collateral and incidental issue, res judicata will not apply. Then issues can be of 3 types. First is issue of facts, issue of law, and mixed question of law and fact. So where the question is where the issue is purely of a law form and which give rise to the right of the parties, then the res judicata will not apply. But in the case of mixed question of law and fact, the res judicata will apply in that. Now further what we will read in this, अब हम लोग डील करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव क्या है, एक्चुअल क्या है। मतलब हम लोग वो पूरे वर्ड्स का मीनिंग अब समझने वाले हैं। डायरेक्टली सब्सटेंशियली का मीनिंग समझने वाले हैं कि डायरेक्टली क्या होता है, सब्सटेंशियली क्या होता है, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होगा, कोलैटरल एंड इंसिडेंटल इशू का क्या मतलब होता है, विद एग्जांपल्स हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि मैटर तो हमने कर लिया, तो मैटर कर लिया, इशू कर लिया। अब बचा है सब्सटेंशियल क्या होता है, तो कोई डायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट वो चीज़ें होती है जो इमीडिएट होती है, विदाउट इंटरवेंशन होती है, जो डायरेक्ट होती है, तो एट वंस हो जाती है, एकदम से हो जाती है, तो वो डायरेक्ट हुआ आपका। ये जो डायरेक्ट है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। फिर जो ये सब्सटेंशियल क्या होता है, सब्सटेंशियल मीन्स होता है एसेंशियल होता है, वो मटेरियल होता है, वो
फिर आपका मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, फिर सब्सटेंशियल मैनर में हुआ। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये चीज़ कि वो कुछ ऐसा है कि उसका इफ़ेक्ट भी है, बट इफ़ेक्ट में भी है, बट वो इम्प्लाइड फॉर्म में भी नहीं है, मतलब वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में नहीं है, बट उसका इफ़ेक्ट होता है। तो मतलब अनसर्टेनिटी भी है। रुकिए मैं इसको पढ़ ही देती हूँ। तो इट इज़ समथिंग सॉर्ट ऑफ certainty but more than a mere suspicion in effect though not in expressed term। तो ये हमारा सब्सटेंशियल का मीनिंग हुआ कि इसका ये मीनिंग हुआ कि ये इफ़ेक्ट में भी आएगा लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये आपका इम्प्लाइड फॉर्म में आ रहा है। आपका यहाँ पे सब्सटेंशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, बट मतलब ये एक्सप्रेसली आपको नहीं मिलने वाला है, एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं है, ये एक्सप्रेस टर्म में नहीं है। अब एक्चुअल में आ जाते हैं हम लोग कि जो मैटर एक्चुअल इन इशू क्या होता है। तो जो डायरेक्टली होता है वही एक्चुअल में भी होता है, जो डायरेक्ट होता है वो एक्चुअल होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ को एक कंपीटेंट कोर्ट मेरिट पे डिसाइड कर देती है वो चीज़ें जो डायरेक्टली मैटर इन इशू था, जो एक्चुअल में ही मैटर इन इशू था, वो एक्चुअल मैटर इन इशू होगा। तो इसमें बस ये डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इन इशू होता है और कंपीटेंट कोर्ट इसको मेरिट पे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे मैटर कंस्ट्रक्टिव इन इशू समझने वाले हैं। तो मैटर कंस्ट्रक्टिव इन इशू क्या होता है? जब हमारे वो मैटर्स को हम कंस्ट्रक्टिव इन इशू बोलेंगे जो हमें पहले से पता होगा, कि हमें पहले से पता था, वो उसकी हमें नॉलेज थी और हमें वहाँ पे एज एन डिफेंस या फिर एज एन अटैक हमें वो चीज़ लेनी चाहिए थी बट हमने नहीं लिया। तो वैसे मैटर्स को हम मैटर कंस्ट्रक्टिव इन इशू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइट एंड ऑथ मीन्स नॉलेज, ऑथ मीन्स चाहिए था, करना चाहिए था, मतलब वो कंपेल करता है। तो माइट एंड ऑथ यहाँ पे कंजंक्टिव की तरह हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे ना कि डिसजंक्टिव की तरह। उसको और कर नहीं पढ़ेंगे, एंड कर ही पढ़ेंगे। तो जब उसको नॉलेज थी तो उसको लेना चाहिए था, उसका डिफेंस या फिर उसका अटैक करना चाहिए था प्रीवियस सूट में ही, मतलब फॉर्मर सूट जो था उसमें ये लेना चाहिए था उसको एज एन अटैक। तो ये कंस्ट्रक्ट, इसका एक इलस्ट्रेशन है। जैसे इसके दो इलस्ट्रेशंस मैं दूंगी, जिसमें एक में तो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा लगेगा और दूसरे में नहीं लगेगा। तो पहला वाला एग्जांपल जो मैं देने जा रही हूँ, वो ए जो है वो सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट में, किस लिए? कि उसको रिकवर करना था डैमेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर ए के फेवर में डिक्री आ गया। फिर बी जो है वो बाद में इस ग्राउंड पे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो रेसेशन में डालना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है, उसको एंड करना चाहता है, इस ग्राउंड पे कि उसने रिप्रेजेंट नहीं किया था, उससे पूरे तरीके से फैक्ट्स बताई नहीं थी, उससे कंसीव किया था कुछ फैक्ट्स को। तो फिर एग्रीमेंट में तो जब वो जान रहा था कि उसने कंसीव किया तो उसको ये ग्राउंड पहले लेना चाहिए था ना एज एन डिफेंस, वो तब उसके फेवर में नहीं आता वो डिक्री, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे फिर ये वाले सिचुएशन में ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे फिर वो दूसरा सूट ला नहीं सकता। वो दूसरा सूट जो वो ला रहा था रेसेशन ग्राउंड पे, वो फिर बार्ड हो जाता है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा के कारण। फिर दूसरा एक इलस्ट्रेशन जो हम ले रहे हैं वो ये है कि एक मॉर्गेजर है, वो अपना वो जो मॉर्गेजर है, ए मॉर्गेजर है, वो बी को सू करता है, बोलता है कि इसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दी थी और मैं अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करना चाहता हूँ।
तो फिर इस रिडीम करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि मॉर्गेज डीड ही प्रूफ नहीं हो पाया। तो फिर जो ए है, उसके बाद जो ए है उसने टाइटल के बेसिस पे फिर दूसरा सूट लाया, तो ये बार नहीं होगा, ये रेस जुडिकाटा इस पे नहीं अप्लाई होगा। तो ये हमारे लिए समझ लिया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा होता क्या है। फिर अब हमें समझना है कि कोलैटरल और इंसिडेंटल इशू क्या होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कोलैटरल इटसेल्फ मीन्स इट इज़ एडिशनल टू द डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू, इट इज़ एंसिलरी टू दैट। देन ये जो है, ये डायरेक्टली इसमें कोई रिलीफ नहीं क्लेम हो रहा होता, ये मैटर सिर्फ इसलिए डिसाइड हुआ होता है, ये मैटर इसलिए इशू में आ जाता है क्योंकि अगर इस इशू को, जो कोलैटरल और इंसिडेंटल इन इशू है, अगर इसको डिसाइड नहीं करते हम लोग, तो जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है वो कभी डिसाइड ही नहीं हो पाता, वो इस पे बेस्ड है। पहले इसको डिसाइड होएगा तभी ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू भी डिसाइड हो पाएगा। तो ये इसलिए इसको करते हैं, बट इस पर रेस जुडिकाटा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि रिलीफ तो हमारा कुछ और था, ये चीज़ तो बस इन एडिशन हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं, तो इस पर रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होता है। लाइक मैं इसका भी इलस्ट्रेशन दे के आप लोगों को समझा सकती हूँ। लाइक जस्ट अ मिनट, लेट मी फ्रेम इट। We are going to read yeah, okay, got it। ये जो है ए बी को सू करता है, किस लिए? ए बी को सू करता है, रेंट, मेरा रेंट ए जो है वो सू करता है बी को और बोलता है कि मेरा बी का रेंट ड्यू है मेरे प्रति। तो बी बोलता है कि मैं अपना रेंट को अबेट कर रहा हूँ, रेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रेंट मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो इनने जो लीज़ डीड में जो एरिया मेंशन किया था ना, वो एरिया छोटा है, तो हम रेंट नहीं दे रहे, इसलिए हम रेंट नहीं दिए हैं। ठीक है, तो फिर कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करने के लिए कि रेंट बनता है कि नहीं बनता है, उसको डिसाइड करने के लिए वो ये पहले एडजुडिकेट करते हैं कि वो जो एरिया कैसा है, मतलब वो जो एरिया उसको मिला है लीज डीड के थ्रू जो लैंड का, तो वो पता चला, जब कोर्ट जब फाइंडिंग की तो पता चला यार वो छोटा नहीं बल्कि और बड़ा ही है। तो जब बड़ा है, वो बड़ा है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि उसको रेंट देना होगा। तो लेकिन जो ये बड़ा है जो हमने फाइंड किया वो इमटेरियल है अभी इस इशू में, क्योंकि ये कोलेटरल है, ये मेन क्वेश्चन नहीं था हमारा। ठीक है, ये हम सिर्फ ये वाले क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए कि उसको रेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कोलेटरल वाला डिसाइड किया था, राइट। तो फिर यहाँ पे ये मैटर यहीं पे ख़त्म होता है, जो ये फाइंडिंग है उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, बस। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर